आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले समझ लेंगे कौन कौन सा टॉपिक है और किस टॉपिक से कितना सारा क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हर टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको हम लोग एक बार कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन अगर हम लोग देखें तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेंस का पीवाईक्यू है या फिर नीट का जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आता कैसे एक बार अगर उसका जानकारी रहे, जैसे जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे कम से कम इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो वो सीख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर टॉपिक से एक समझ लेंगे कितना क्वेश्चन पूछा गया है और उस टॉपिक को कर लेने के बाद उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे अगर देखा जाए तो एक चैप्टर हम लोग कब कवर करना था, जून में कवर करना था और जून में हम लोग के रूटीन के अनुसार 8 तारीख तक 8 जून तक ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म जो है, ताकि अक्टूबर तक सारा कुछ पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और अक्टूबर तक पूरा सिलेबस अगर कवर हो जाता है तो नवंबर दिसंबर में हम लोग आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और जनवरी में मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर चले देखें कि क्या क्या सिलेबस है, तो इस मंथ में अभी जून चल रहा है, जून मंथ में क्या क्या कवर करना है। अगर हम लोग 11th का देखें तो 11th से मैथ से 2 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल करना होगा, उसके अलावा लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर करना होगा, वो सारा का सारा हम लोग को कवर करना है इस मंथ में। उसके अलावा 12th से देखा जाए तो डिटरमिनेंट, केमिकल काइनेटिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अभी हम लोग फोकस करने जा रहे हैं किस पर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर। क्या करना है इस चैप्टर में, करना वही जो मेन फार्मूला है उसका डेरिवेशन शॉर्ट में देख लेना है और समझ लेना है कि हर टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, और उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है। तो मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट या बहुत ज्यादा अगर बोले तो 1 घंटा का थ्योरी होगा और उसके बाद फिर सारा पीवाईक्यू होगा। ठीक है, और फिर हम लोग को कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर का क्वेश्चन रहता कैसा है और किस तरह से उसको हैंडल करना रहता है। अब हम लोग चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो चारों पार्ट है, 4 टॉपिक जो है वो क्लियरली दिख रहा है। क्या क्या टॉपिक है हम एक बार बता देते हैं कि टॉपिक क्या क्या है और उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। जैसे पहले हम टॉपिक 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 1 का नाम क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में करना क्या रहता है, इस टॉपिक में बेसिक हम लोग को ये समझना रहता है कि जैसे मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर प्रोटॉन ले ले। ठीक है, घर से बाहर घूमने के लिए निकला, घूमते घूमते एक ऐसा जगह पर चला गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर उसमें घुस गया, उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप उसके मोशन पर क्या इंपैक्ट डालेगा, है ना। तो जब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी अपना था उस पर क्या इंपैक्ट डालने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखा जाए तो शॉर्टकट में फॉर्मूला में दे रखा है कि अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया तो उस पर फोर्स लगने लगता है। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा एक थीटा किसके बीच का एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मतलब कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 रहा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल भी घूमते घूमते इस तरह से ही आगे मूव कर रहे हैं, तो सिंपली आगे निकल जाएगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गलती से अगर इस तरह से घुस गया 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और घुस गया इधर से, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जा रहा है। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो ये अपना जो रास्ता है ना भूल जाएगा, डाइवर्ट कर जाएगा, और डाइवर्ट करके वो एक सर्किल में मूव करने लग जाता है। ठीक है, और सर्किल में मूव करेगा तो ऑब्वियसली फिर ये हुआ कि उसका रेडियस कितना है ना, रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा एक सर्किल का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है जो हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ऐसे यहाँ पर देखो लिख करके रखा है कि फोर्स जो लगेगा क्यू भी साइन थीटा के बराबर लगेगा। और क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है तो सर्किल में हम बोल सकते हैं कि ये जो क्यू भी बी है, ठीक है ना, थीटा का 90 डिग्री ले ले तो फोर्स क्यू भी बी हो जाता है। तो एक क्यू भी बी जो है, ठीक है ना, ये तो फोर्स लग रहा था और एक क्योंकि सर्किल में घूम रहा है तो यहाँ पर इस सर्किल पर एक तो फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रीजन, आखिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से, तो वो आया इसी
फोर्स की वजह से, जो QBB लगा था ना उसी की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर QBB बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r का। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव करेगा एक सर्किल के फॉर्म में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल जब सर्किल में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो सेंटर की ओर, या फिर एक स्यूडो फोर्स हम लोग मान लेते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका नाम होता है। तो हम लोग सेंट्रीपिटल बोले या सेंट्रीफ्यूगल बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग सेंट्रीपिटल मान लें कि अंदर घूम रहा है, घूमने के कारण इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, कौन इसको सेंटर की ओर खींच रहा है, तो वो खींच रहा है ए फोर्स QBB। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि बाई चांस गलती से इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया में 90 डिग्री एंगल पर घुस गया तो एक सर्किल में रोटेट करने लगेगा, और रोटेट करते करते जो सर्किल बनाएगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा mv बाई BQ के बराबर हो जाएगा। और जब रेडियस पता चल गया तो सर्किल का टोटल पेरीमीटर भी पता चल जाएगा 2πr करके, है ना। r पता है, जब 2πr तो निकाल ही लेंगे। और जब पूरा पेरीमीटर पता चल गया तो हम लोग जानते हैं कि समय जो होता है दूरी बटा चाल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए और वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है, क्योंकि चार्ज जब घुसेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी से ही घुसेगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आर का जो वैल्यू आया था तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनली हम लोग को निकल के आता है एक और फॉर्मूला जिसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2πm बटा QB। ठीक है, इस टाइम पीरियड से ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ चाहे तो वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर सकते हैं 2π, या फिर v के टर्म में लिखना है ना 2πm बटा QB दे करके रखा है। तो वेलोसिटी को हटाया है या फिर r किसी को भी हटा देंगे, r को हटा देते हैं। r का वैल्यू कितना आया था, r का वैल्यू mv बाई BQ आया था। तो यहाँ पर mv बाई BQ, और एक तो v पहले से है, v और v कैंसिल हो गया, 2πm बाई BQ वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2πm बाई BQ। तो यहाँ तक तो सारा का सारा काम बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से टाइम पीरियड निकाल ली। उसके बाद दो और नया टर्म सीखने को मिलता है, एक पिच एक रेडियस। रेडियस तो खैर हम लोग निकाल ही चुके हैं, रेडियस का वैल्यू कितना आया था mv बटा BQ आया था। कहीं कहीं पर mv साइन थीटा बाई BQ लिखा हुआ रहता है, साइन थीटा बाई BQ। अच्छा, ये क्यों साइन थीटा यहाँ पर लगाया है, तो उसके पीछे रीजन है, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पर समझ ही लेते हैं। ये दोनों चीज समझ लेते हैं कि पिच क्या होगा और रेडियस में साइन थीटा क्यों आ गया है। तो इसको समझने के लिए हम एक नया पेज पर चलते हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पर, एक न्यू पेज है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और चार्ज पार्टिकल सीधे इस तरह से इंटर किया है, तो यहाँ पर एक सर्किल में मूव करना शुरू कर देता है, जहां पर r का वैल्यू mv बाई BQ होता है। ठीक है, और समय का जो वैल्यू होता है 2πm डिवाइडेड बाई 2πr डिवाइडेड बाई समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। और इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए थे 2π r के जगह पर mv बाई BQ, है ना। r की जगह पर mv बाई BQ है, और साथ में यहाँ पर v रखे थे, v भी कैंसिल हो गया था, और a आ गया था 2πm बाई BQ। एक कब का केस था, जब यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटर किया था। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है ना, और 90 डिग्री पर ना इंटर करके इस तरह से इंटर किया, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल था वो तिरछा इस तरह से इंटर कर गया, घुसा है इसमें। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे v वेलोसिटी से इधर घुसा, अगर इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लें तो एक पार्ट इस तरफ आएगा, ठीक है, और एक इस तरफ आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का ए वाला एंगल, अगर थीटा है, मतलब थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल इंटर किया था, तो ए हो जाएगा v cos थीटा और ए हो जाएगा v sin थीटा। हम लोग ये पढ़े कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वो हॉरिजॉन्टल सिंपल सीधा निकल जाएगा। इधर से अगर चार्ज पार्टिकल घुसता है तो सीधा निकल जाता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। इधर से घुसता है तो सर्किल में रोटेट करना शुरू कर देता है। अब जब वो चार्ज पार्टिकल तिरछा घुसा है
तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला भी और हॉरिजॉन्टल वाला भी। परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, सर्किल में रोटेट करवाएगा, और ये वाला क्या करेगा, उसको आगे मूव करवाएगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे मूव करवाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट सर्किल में रोटेट करवा देगा। तो ये जो पार्टिकल है ना, अब कुछ इस तरह से, मतलब ए वाला चाहेगा, ए बोलेगा सर्किल में घूमो, तो ये सर्किल में घूमने की कोशिश करेगा, और ए कंपोनेंट बोलेगा आगे बढ़ो, तो ये इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर देगा और एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और इस तरह से पार्टिकल इंटर किया है, तो इस तरह से इंटर किया है, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर कंपोनेंट ऊपर वाला है, उसकी वजह से क्या करेगा, ये चूंकि 90 डिग्री पर इंटर किया है, तो ये सर्किल में घूमेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में भी इस तरह का एक हेलिकल पाथ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, यही पिच के बारे में वहां पर लिखा हुआ था कि इस पिच का फॉर्मूला क्या होगा, और एक सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो खैर इसका एक रेडियस तो होगा ही। तो अगर इसका हम लोग रेडियस निकालने जाए, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम बी बाई बी क्यू। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी है ना, टोटल भी की वजह से वो सर्किल में नहीं घूम रहा है। भी का एक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और उसी की वजह से एक सर्किल में घूम रहा है, तो रेडियस भी उसी की वजह से बनेगा। मतलब कि एक भी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, उसके वजह से सर्किल बना है, तो रेडियस भी उसी की वजह से होना चाहिए। तो यहाँ पर एम भी ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, एम भी साइन थीटा, क्योंकि भी का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसके वजह से रेडियस बना है। मतलब कि किसी थीटा एंगल पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो वहां पर इसका जो रेडियस होगा एम बी साइन थीटा बाई बी क्यू के बराबर होगा। और अगर सीधा बोल दे कि परपेंडिकुलर इंटर किया है, तो फिर कोई साइन 90 भी के बराबर हो जाएगा, साइन 90 तो 1 हो जाता है। तो दोनों ही केस में हम लोग सही हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग पिच निकालने की कोशिश करें, तो पिच ए वाला डिस्टेंस, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस, तो पिच बराबर कितना हो जाएगा, पिच बराबर हो जाएगा टाइम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लेकर के जा रहा है, v cos थीटा, तो यहाँ पर हम लोग v cos थीटा लिखेंगे। और टाइम पीरियड तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 2 पाई m बाई बी क्यू, 2 पाई m बाई बी क्यू इंटू v cos थीटा, ये हम लोग का टोटल पिच हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पिच का फॉर्मूला लिखा हुआ है v cos थीटा इंटू टी। तो एक समझ में आ गया पिच कैसा है और रेडियस इतना कैसे आया। तो ये था हम लोग का टॉपिक 1 का फुल कंसेप्ट। ठीक है, टॉपिक 1 में कुछ खास है नहीं, बस याद रखना कि चार्ज पार्टिकल अगर घूमते घूमते मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, तो क्यू भी साइन थीटा उसका फोर्स लेगा। पैरेलल निकला तो कोई बात नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधा निकल जाएगा। अगर 90 डिग्री पे घुसा तो मैक्सिमम फोर्स उसको फिर फेस करना पड़ेगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से उस सर्किल में रोटेट करने लगेगा, जिसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड इतना होगा। अगर वो किसी थीटा एंगल से घुसता है तो एक हेलिकल पाथ फॉर्म करता है, और उस हेलिकल पाथ का पिच होता है v cos थीटा इंटू टी, और रेडियस होता है m b sin थीटा बटा क्यू बी। तो ये था हम लोग का टॉपिक 1 का पूरा कहानी। उसके बाद आते हैं टॉपिक 2 में। टॉपिक 2, अच्छा टॉपिक 1 में कितना मेंस में क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर टोटल 33 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब कि अच्छा खासा वेटेज है, मतलब कि ये 2-4 कॉन्सेप्ट याद रख करके हम लोग आसानी से ठीक ठाक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 में हम लोग को बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ना है, और दूसरा एम्पियर-सर्कुटल लॉ। ये बायोट-सावर्ट्स और एम्पियर-सर्कुटल, इन्होंने क्या बताया था, दोनों आकर के कुछ फार्मूला दिए थे। और फार्मूला किस आधार पर दिए थे, उन्होंने बोला था कि देखो करंट कैरिंग जो वायर है ना, एक वायर जिसमें करंट फ्लो करता है, क्लास 10 में हालांकि बताया गया था, क्लास 10 में बोला गया था कि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पर एक कंपास लेकर के जाना, उस कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वहां पर ये नहीं बताया गया था, ये तो बताया गया था कि करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो नहीं बताया गया था। तो उस चीज के बारे में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, दो लोगों ने आकर के फॉर्मूला दिया। कौन कौन, एक बायोट-सावर्ट्स लॉ आया, इन्होंने बोला कि देखो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है ना, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मान लो कि तुम r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो इसका जो वैल्यू होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल
साइन थीटा, अगर ये आर कैप लिखा हुआ है, अगर यहाँ से क्रॉस साइन हम लोग हटा दे, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर इस क्रॉस को हटा दे तो ये आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर में सिंपल कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, उन्होंने एक छोटा सा करंट का टुकड़ा लेने बोला था कि आइडियल एक छोटा सा करंट का टुकड़ा ले लो डीएल लेंथ का, इसके वजह से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इसके हेल्प से हम लोग चाहे ना तो किसी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया कि छोटा एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड इतना बनता है, तो हम लोग बड़ा एलिमेंट से निकाल लेंगे। अब वायर का लंबाई एल दिया हो या फिर इनफाइनाइट दिया हो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, करके आगे देखेंगे भी। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, कई बार जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछ चुका है, और मेंस और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर यहाँ पर एंगल θ1 है, यहाँ पर एंगल θ2 है, या फिर मान लो कि वायर इस टाइप से है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, और इन्होंने बताया एक छोटा एलिमेंट की वजह से, तो वही छोटा एलिमेंट वाला बार बार फॉर्मूला नहीं पूछेगा मेंस और एडवांस। वो लोग बोलता है कि चलो छोटा एलिमेंट का तो तुम लोग जान गए, बायोट्स सब वर्ष आकर के बता दिए तुम लोग को, तुम ये बताओ कि अगर वायर का थोड़ा सा लंबाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दिया जाए, तो अब बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो हम लोग ड्राइव कर लेंगे, बोर्ड में डायरेक्ट ड्राइव करने के लिए आता है कि ड्राइव करो इनफिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर यहाँ पर एंगल θ1 बन रहा है, यहाँ पर θ2 बन रहा है, तो बताओ इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है, तो वहां तो हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, इस फार्मूला का हेल्प लेकर के। अब जब बोर्ड में पूछता है तो उसी प्रूफ के रिजल्ट को, सॉरी, जो नीट और एडवांस मेंस और एडवांस में पूछता है, तो उसी फार्मूला के डेरिवेशन, उसी डेरिवेशन को लेकर के जो लास्ट में रिजल्ट आया जिसे हम लोग फार्मूला बोलते हैं, उस फार्मूला का यूटिलाइज करके डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पर। तो इन्होंने सिंपल यही बताया था कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बनता है, हम इसका हेल्प लेके लॉन्ग वायर की वजह से निकाल लेंगे। उसका यूज कहाँ करेंगे, बोर्ड एग्जाम में उसको ड्राइव करने के लिए, ठीक है, डेरिवेशन के रूप में। और जो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस मीट या एडवांस, वहां पर डायरेक्ट उसके रिजल्ट को एज ए फार्मूला मान करके वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। और सेम चीज एक तो आर साइंटिस्ट आए थे एम्पियर, उन्होंने भी बताया था। उन्होंने क्या बताया था, इनका ये जो एम्पियर सर्कुलर है ना, एक्चुअली इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ में एक चार्ज पार्टिकल की वजह से, पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालने के लिए बताया गया था। यहाँ पर पॉइंट लेंथ का या फिर छोटा लेंथ के करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताया गया था। तो हम लोग बायोट-सावर्ट्स का कंपेयर कूलम्ब्स लॉ से कर सकते हैं, और एम्पियर सर्कुलर लॉ का हम लोग गॉस लॉ से कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर कोई चार्ज किसी बंद सरफेस में बंद है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, वो इन्होंने फॉर्मूला दिया था। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अब कोई हमसे पूछ रहा है इसमें टोटल में पार्ट में करंट जा रहा है, अब कोई हमसे पूछता है कि बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, वायर के अंदर सेंटर से थोड़ा सा दूर पूछा जा रहा है हमसे कि बताओ यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्लोज सरफेस में बंद कर देंगे, और क्लोज सरफेस में बंद करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ddl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इन क्लोज। पता कर लेंगे कि इसमें कितना करंट बंद हुआ है, ठीक है, वो इजीली पता चल जाता है। जैसे पाई आर स्क्वायर में आई करंट बंद हुआ है, तो इतना में पाई एक्स स्क्वायर में पता कर लेंगे। तो इसका भी हम लोग यूज देखेंगे, इसके थ्रू भी हम लोग चाहे तो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और चाहे तो इसके वजह से भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग मेनली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा किसी फाइनल एक्स डिस्टेंस पर या फिर आर डिस्टेंस पर वो निकालते हैं। इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टॉपिक से टोटल 37 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस देख लेना है कि डेरिवेशन इसका कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो पॉइंट लेंथ के करंट कैरिंग वायर का दिया हुआ है,
हम लोग एन लेंथ के वायर या फिर इनफिनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसका डेरिवेशन दिख लेंगे, जो बोर्ड के काम आ जाएगा, और उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे मेंस या नीट में, जो हमारा कंपैरेटिव एग्जाम के काम में आ जाएगा। तो ये था हम लोग का टॉपिक 2। उसके बाद टॉपिक 3 में इंटर कर जाएंगे। समझ में आ गया? टॉपिक 1 किसके बारे में बात हो रहा था? चार्ज पार्टिकल की वजह से, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो क्या होता है। दूसरा में क्या बात हुआ? करंट कैरिंग वायर के बारे में। करंट कैरिंग वायर में अगर चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब तीसरा पार्ट हम लोग क्या बता रहे हैं? फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग वायर को, जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, हमने अभी पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक फील्ड इसके वजह से बनेगा, एक दूसरा फील्ड अगर हम लोग पहले दूसरा एक और कहीं से मैग्नेट लाके अगल बगल में रख देंगे तो वहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? या फिर दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। कहने का मतलब कि करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेट के पास रख दिया जाए तो उसमें फोर्स लगना ही लगना है। लगने के पीछे रीजन क्या है? इस वायर का हमने अभी पढ़ा कि ये वायर जो है अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। एक फील्ड हमने पहले से बाहर से देख करके रखा है, तो दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रख दे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और एक किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग मोटर जो खिलौना वगैरह आता है उसको तोड़ करके देखे तो अंदर से बहुत सारा वायर निकलता है ना, कॉपर का बहुत सारा वायर होता है और साथ में चारों तरफ मैग्नेट होता है। ये अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? और जैसे ही हम लोग उसमें करंट देते हैं उस मोटर में, मोटर घूमना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? तो कारण यही है यहाँ पर ही, क्योंकि पहले से मैग्नेट उसके चारों तरफ दिया हुआ है, तोड़ते हैं जब मोटर को तो उसमें से मैग्नेट निकलता है। तो मैग्नेट जब चारों तरफ से दिया हुआ है तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस तरह से मान लो मैग्नेट हम लोग रख दिए, तो इस मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एक तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा हुआ है जो कि मोटर के अंदर देखने को मिल जाता है ना। मोटर में बहुत सारा कॉपर वायर लपेटा हुआ रहता है। अब जब इसमें करंट फ्लो, जैसे बैटरी से जोड़ते हैं ना, इसमें करंट फ्लो करने लगता है। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा वायर, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। दोनों की वजह से वो क्या करता है? घूमना शुरू कर देता है। अब हम लोग बस ये सीखना है कि ये फोर्स लगता कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल फोर्स का वैल्यू होगा BI/L साइन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा का मतलब अगर 90 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वायर को ऐसे रखा गया है तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। और 90 डिग्री में मैक्सिमम फोर्स इस पर कितना लगेगा? BI/L के बराबर लगेगा। बी हम लोग पहले से दे करके रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड। करंट हमने अभी जस्ट बैटरी जोड़ करके दिया तो कितना करंट है वो भी पता है, इस वायर का लेंथ भी पता है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं कि इतना फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके टॉर्क भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका डेरिवेशन आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करना ये बिल्कुल आसान है, बिना करके इसको याद रख सकते हैं। अगर साइन थीटा को इग्नोर करें तो ये BI/NA बिना करके, मतलब टोटल जो टॉर्क लगेगा वो BI/L लगेगा, टॉर्क बिना लगेगा। और वो जो कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो थर्ड वाला हम लोग समझ गए। थर्ड वाला पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग इसका डेरिवेशन आगे देखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछता है। अगले सारे एडवांस में इसका हम लोग या फिर नीट में इस रिजल्ट का हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग आता है गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर और वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर सिंपल एक डिवाइस है, कॉइल है सिंपल, ठीक है। उस कॉइल में जैसे हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं उस कॉइल में मूवमेंट आ जाता है। अब उस कॉइल का जैसे तुमको यूज करना है यूज कर सकते हो। मतलब हम लोग अगर मन करेगा कि इसको एज ए अमीटर यूज करें, हमको करंट मेजर करवाना है तो एज ए अमीटर यूज कर सकते हैं। और अगर मन किया कि एज ए वोल्ट मीटर यूज करवाए, हमको वोल्टेज मेजर करना है तो उसको हम लोग एज ए वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर तो सिंपल यही हो गया, इसी को गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। तब हम लोग को इस टॉपिक में ये सीखना है ना कि इसका कनेक्शन कैसे करें कि ये वोल्ट मीटर की तरह काम करे और इसका कनेक्शन कैसे करे कि ये अमीटर की तरह काम करे, क्योंकि अमीटर का काम है करंट मेजर करना और वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज दे रखा है कि डिफ्लेक्शन जो होगा इसमें वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टॉर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, है ना। तो डिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली करंट के प्रोपोर्शनल ही होगा। जितना ज्यादा करंट वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा शो करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक सुई रहता है, वो इस तरह से मूव करता है और वो जो सुई होता है नीचे में कॉइल के साथ जुड़ा होता है। कॉइल घूमेगा तो सुई भी घूम जाएगा,
इस तरह से कॉइल मूव करता है, इस तरह से ऊपर कांटा हम लोग को मूव करते हुए दिखाई देता है, जो जनरली दुकानदार के पास हर इलेक्ट्रिकल शॉप में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया और उसके बाद आगे में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है करंट इधर से निकल गया। तो करंट का सारा पार्ट जो है ना गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करवाया जाता है, तो सारा का सारा करंट पास करवाएंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर कॉइल जल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा इससे पास करवा देते हैं, मैक्सिमम इधर से करवा देते हैं और कंपेरिजन कर लेते हैं कि मतलब कितना जो है ना, जैसे मान लो कि टोटल 10 एम्पियर करंट है, ये डिफ्लेक्शन 2 एम्पियर दिखा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 एम्पियर दिखा रहा है मतलब कि 10 एम्पियर पास कर रहा है। 1 एम्पियर अगर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि मेन करंट फिर 5 एम्पियर है। मतलब प्रोपोर्शनल हिसाब किताब लगा करके और थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर से पास करवा करके और हम लोग पता कर लेते हैं कि टोटल कितना करंट पास हो रहा है। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप फिर इस पर पीवाईक्यू भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर 26 को पीवाईक्यू इसमें दिया हुआ है यार। इसका जो पीवाईक्यू होता है ना वो काफी ज्यादा आसान होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा एक रेडियस होता है बाहर वो इस तरह से लगा होता है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इस तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसका भी हम लोग देखेंगे कि इसका हिसाब किताब कैसा होता है, जो आगे के स्लाइड में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसका हम लोग पीवाईक्यू भी कर लेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में भी मैक्सिमम चीज हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, अभी करना क्या है। अभी बस इसी को एक बार वीडियो को फिर से देख लेना है और कॉपी पर नोट कर लेना है। मेन ये 4 टॉपिक बहुत अच्छा, कम से कम टॉपिक नाम तो अच्छा से याद होना चाहिए। कई बार होता है कि स्टूडेंट पढ़ के 11 12 सारा कंप्लीट कर लेते हैं, पूछो कि सेकंड सीरीज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो पता नहीं, रोटेशन में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा फार्मूला है तो पता नहीं। जो टॉपिक फार्मूला और कंसेप्ट ही पता नहीं तो फिर उसमें न्यूमेरिकल क्या सॉल्व होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं और अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बता देंगे थोड़ा सा ठीक से, और बताने के बाद जो जो डेरिवेशन एक दो था, जैसे लॉन्ग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, और कॉइल वाला ये जो टॉर्क कैसे आता है वो बता करके डायरेक्ट हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे।